यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। देखो, जितने भी बच्चे इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं, मेरा मानना है कि आप लोग यह वीडियो पूरा लास्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो पर व्यूज़ चाहे जितने भी जाएँ, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका कंटेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर पेपर डिस्कस करने वाला हूँ 2026 का, कि जिस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। आप लोग जब एग्ज़ाम दे कर के आइएगा, फिर मेरे से मिलिएगा, फिर कहिएगा कि हाँ, यहाँ से हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिले थे कि नहीं मिले थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, तो सो लास्ट तक ज़रूर देख लेना। चाहे 2x की स्पीड पे देख लेना, लास्ट ज़रूर देख लेना। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। और यहाँ पर मैंने पहले ही आप लोगों को चेतावनी दे दी है कि इस वीडियो पर व्यूज़ चाहे जितने भी जाएँ, लेकिन जो भी बच्चा यह पूरा कंप्लीट वीडियो देख कर के जाएगा, भाई उसका फ़ायदा डेफ़िनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाला है। देखो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन करके, एकदम नंबर 1 से लेकर के शुरू करते हैं। लास्ट तक आप लोगों को यहाँ पर बताते जाते हैं कि कौन-सा किस तरीके से इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो सबसे पहला ये है कि खंड का से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो खंड का से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में का कहा गया है कि आचरण सभ्यता के निबंध के लेखक कौन है? अब आचरण सभ्यता के निबंध के लेखक के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके जो लेखक हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, और अध्यापक पूर्ण सिंह, इनको सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो एग्ज़ाम में जो भी जितने भी लेखक हैं, उनसे उनके जो एक नाम ऑफ़िशियल वाला हो जाता है, उनको किसी दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। तो दोनों नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अध्यापक पूर्ण सिंह हो गए, इनका जो है सरदार पूर्ण सिंह भी नाम था। तो सरदार पूर्ण सिंह से कभी देखो यहाँ पर अभी जो बच्चे सरदार पूर्ण सिंह पढ़ कर के जाते हैं, फिर यहाँ पर धोखा खाते हैं। ये दोनों आप लोगों को लेकर के चलना है। और दूसरा देख लेते हैं कि उसने कहा था कहानी के लेखक। उसने कहा था कहानी के लेखक यहाँ पर हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चलिए देखते हैं तीसरा वाला, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? देखो कलम का सिपाही के रचनाकार के बारे में थोड़ी सी आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो कलम का सिपाही है यह एक जीवनी है। और जीवनी होती क्या है कि किसी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है, उसे जीवनी कहते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा। और इसमें लिखी किसकी गई है जीवनी? सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसका जो राइट आंसर है यह अमृत राय, यानी कि अमृत राय जी ने ये जीवनी लिखी है। और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी गई है। और ध्यान से देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी जो यहाँ पर मतलब फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिखा गया है, जो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनके पिताजी हैं। और इन्होंने अपने पिताजी की जो है जीवनी इसमें लिखी है। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी जो है कलम का सिपाही में किसकी जीवनी लिखी गई है, अभी इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करते ही चलिएगा। मैं आप लोग को राइट आंसर साथ में देता चलूंगा। और देखो यहाँ पर है, घा वाला देख लेते हैं, चौथा वाला। यहाँ बाण भट्ट संपादक थे, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के संपादक कौन थे? ठीक है। देखो अगर आप लोगों को आता है, आप कमेंट में जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर प्रदीप, हिंदी प्रदीप के, यानी हिंदी प्रदीप के जो है इसका राइट आंसर होने वाला है कि जो आप लोगों को बाल कृष्ण भट्ट जो है संपादक थे इसके। अब देखो, अब पांचवा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे पांचवा वाला देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने यहाँ पर साहित्य और समाज की जो है रचना की थी। तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है। और दूसरे का आप यहाँ पर देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अब हिंदी साहित्य का प्रथम प्रथम कवि किसे माना जाता है? आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को तो यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए हूँ ही, तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सरहपा है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। और खा वाला देखते हैं दूसरे का, कि कितनी नाव में कितनी बार की रचना किसने की थी? इतनी नाव में कितनी बार की रचना किसने की थी? तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो है इसका आंसर वगैरह सब कुछ जो है बताता चल रहा हूँ। तो इसकी जो रचना है अज्ञे जी ने की थी। और इसके बाद में यह इसमें जो अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर अगर दूं उन्हें, तो इसी रचना के लिए और उन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ का जो है पुरस्कार मिला था अज्ञे जी को। तो ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि कितनी नाव में कितनी बार की रचना जो है यह अज्ञे जी ने की थी। अब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, अब देखो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में है। तैयार करते चलिएगा। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी का सबसे जो प्रथम महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो। या हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है भाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो ही आप लोग सही करिएगा इसमें। और इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? या भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। और यहाँ पर जो साकेत है यह भी जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो यह सभी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में, कि दिए गए प्रश्नों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो सभी प्रश्न के उत्तर आप लोगों को देने हैं नीचे जो दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पहली बात तो ये है।
और उसके बाद दूसरे पे ये है कि राष्ट्र की कल्पना का कब संभव है। यानी कि ये जो आप लोग अगर जब एक बार ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि यह किस चैप्टर से, किस जगह से आप लोगों का पूछा गया है। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पर हर पैसेज में आप लोग की पॉइंट ढूँढने की कोशिश कीजिएगा। अगर की पॉइंट आप लोग ढूँढने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे कि हाँ, जो एग्ज़ाम में आते हों। जैसे यहाँ पर अगर अगर थोड़ी-सी अगर थोड़ा-सा दीजिएगा हमको समय, यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर अशोक का वृक्ष लिखा गया है और उसके बाद में इसी के बारे में टोटल यहाँ पर बात की गई है। तो यानी कि ये जो होगा, ये अशोक का वृक्ष ही या चैप्टर होगा, और इस तरीके से आप लोग ढूँढ सकते हो, तो इसका जो संदर्भ लिख सकते हो और उसके बाद में इसकी जो यहाँ पर है गद्यांश को पढ़ करके इसका जो है आंसर आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं अगर इसका आंसर कराऊँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इम्पोर्टेंट, तो लेकिन ये है कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। चलिए मैं आगे बढ़ कर के और उसके बाद में आप लोगों को देखता हूँ। यहाँ पर पद्यांश दिए जाते हैं आप लोगों को, फिर पद्यांश भी आप लोगों को यहाँ पर करने होते हैं। पद्यांश से रिलेटेड नीचे आप लोगों को उससे सेम वही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जैसे गद्यांश में दिया गया था। इसके लिए आप लोगों को 10 नंबर मिलते हैं भाई। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग तैयार करना, क्योंकि आप लोगों का जो हिंदी है वह 100 नंबर का आता है। 100 नंबर का आप लोगों का हिंदी आता है, ठीक है? तो 100 नंबर के लिए आप लोग तैयार रहना, और इसके बाद अब की बार बेहतरीन जो है नंबर आप लोगों को लेकर के आने हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर वो नहीं आता ये पैसेज, तो दूसरा वाला पैसेज अथवा करके तो यहाँ पर ये वाला तैयार कर सकते हो, ठीक है? अब इसकी भी जो है वही पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, कैकेयी कैकेयी कौन दुने प्रिय, ये सभी जो है आप लोगों को लिखनी है। अब यहाँ पर देखो, जो आ गया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों को नंबर दिलवाने में मदद करेगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय है। अब साहित्यिक परिचय परिचय के बारे में मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि साहित्यिक परिचय आप लोगों को 10th में जब आप लोग एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर जो है जीवन परिचय पूछा गया होगा। तो जीवन परिचय जितने भी बच्चे याद किए थे, तो उनको इसमें मिक्स करके आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट बनाइएगा छोटा सा, उसमें आप लोग इनके बारे में सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ें लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद इनके साहित्य के बारे में, यानी कि इन्होंने कौन-कौन सी ख्यातियाँ प्राप्त की हैं और कौन-कौन से क्षेत्र में इन्होंने कहाँ से ये नॉलेज प्राप्त की है, इन सभी के बारे में लिखना होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, यह तीनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग तीनों तैयार कर लीजिएगा, इसमें से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कवि के बारे में बताऊँ, तो कवि वाला भी जो मैं इम्पोर्टेंट आप लोग को नोट करवाता हूँ। अभी आप लोग अगर मान लीजिए आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पर जो इस आइकन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर इस साइड में एक वीडियो दिख रहा होगा, तो इस पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चंस हिंदी के मैं डिस्कस किया हूँ, और वो जो पेपर है वह भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ। तो वहां से जा करके आप लोग यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा। और देखो, सबसे और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैंने बताया यहाँ पर, कि अगर 3 यहाँ पर 3 लेखक के मैंने जीवन परिचय लिखे गए हैं, तो यहाँ पर अगर वासुदेव सरड़ अग्रवाल के और उसके बाद में आप लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ये दोनों ही अच्छे से तैयार कर लेते हो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों हैं, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को पक्का देखने को मिल जाएगा। आप लोग बाद में वीडियो पर आइएगा, कमेंट कीजिएगा एग्जाम देने के बाद कि हाँ सर, यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग का बजा है। देखो, यहाँ पर खा वाले में देखते हैं कवि का, जो कवि का साहित्यिक परिचय है। अब कवि के साहित्यिक परिचय में मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहली बात, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इनका भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा का आप ऑलरेडी उसमें जो है 10th वाले में अच्छे से पढ़े हो। 10th वाले में अच्छे से जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद महादेवी वर्मा का पढ़े हो। जयशंकर प्रसाद का आप लोग देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा का। और बाकी ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ भाई, उसको तैयार कर लेना। ये भी इम्पोर्टेंट है, सुमित्रानंद पंत वाला, और जो मैं दोनों बता रहा हूँ, अयोध्या सिंह हरिऔध। और ये देखो, ये जो अभी मैंने बताया कि कौन सा एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो यहाँ पर लेखक वाला हो गया। और यहाँ पर जो इसमें मतलब पद्य वाले में, कवि वाले में, तो कवि के साहित्यिक परिचय देते हुए ये कवि वाले में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद, उसके बाद महादेवी वर्मा का भी एडिशनल आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को कंफर्म देखने को मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कहानी नुमा होता है, और आप लोग को पूरा टोटल कहानी ही लिखनी होती है। पंचलाइट अथवा लाठी की आप लोग कहानी पूरा सारांश लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा, तो इसमें लिख करके ले लो, ये सभी क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। गुरु की यात्रा, लाठी, ये सभी हो गया। मतलब ये जो सारांश कहानी वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से आप लोगों को हर साल देखने को मिलता ही मिलता है, तो आप लोग वहां से तैयार कर सकते हो। 5 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा।
देखो स्वपठित मतलब खंडकाव्य के आधार पर खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखो सभी जिला का जो है हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर अलग अलग होता है खंडकाव्य। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको इसको लिख सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां से आप लोग लिख सकते हैं। अब खंड खा देखते हैं। खंड खा में क्या कहा गया है? खंड खा में कहा गया है कि आप लोगों का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में अनुवाद जो नहीं उतना ध्यान दे रहे थे हिंदी पढ़ने में, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनको अगर हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा गया है, तो थोड़ा-थोड़ा सा जो भी यहाँ पर आप लोगों के वर्ड्स दिख रहे हैं, इसी से रिलेटेड ही आप लोगों को उतार देना है, लेकिन आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना है, पूरा कंप्लीट लिखना है। ससंदर्भ देखो हिंदी में अनुवाद, संदर्भ लिखना है, उसके बाद आप लोगों को हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला पैसेज नहीं आ रहा, तो आप लोग अथवा करके ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, हिंदी में अनुवाद हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को अगर खंड खा के दूसरे वाले के बारे में बताऊं, यहाँ पर ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ पर संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश दोनों दिए जाते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश हो गया, फिर पद्यांश हो गया। यहाँ पर इसके लिए भी आप लोगों को जो है 7 नंबर निर्धारित है, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा। संदर्भ भी लिखना रहेगा हिंदी में, अनुवाद भी, तो वही 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए हो जाता है। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पर देखते हैं। अब 9वें नंबर में क्या है कि मुहावरों एवं लोकोक्तियों का एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ भी आप लोगों को समझो यूं ही फ्री का नंबर मिल जाता है। अब क्यों फ्री का नंबर मिला? क्योंकि इसमें जो जैसे देखो जो सॉरी मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब एक का अर्थ केवल कहा गया है, इसी के लिए आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर विकल्प कितना दिया गया है? 4 विकल्प। अब 4 विकल्प में से आप लोग एक का भी नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे आराम से। जैसे आग का तारा होना हो गया, पानी का पानी होना, आंखें चार होना, और सावन हरे ना भादो सूखे, तो ये सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 10वां वाला देख लेते हैं। आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी कि ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया होगा, जो है स्कूल में ये पढ़ाया नहीं गया होगा कॉलेज में, और इसको पढ़ करके इसको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये सभी आंसर्स देने होंगे। इसको पढ़ोगे फिर ये सभी आंसर्स आप लोग दे पाओगे यहाँ से। यहीं पर आप लोग मिला करके उसके बाद आप लोग इसका जो है अ, दे सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है, दुर्गा का सम्मान जो धन भेंट किया गया था उसे किस हेतु प्रयोग के लिए लौटाया गया था। अब यहाँ पर इसमें से आप लोग ध्यान से देख करके और उसके बाद यहाँ पर कर सकते हो। जैसे इस तरीके से यहाँ पर किया गया है, तो जो भी है आप लोग यहाँ पर देख करके कर सकते हो, ठीक है? और समय रहेगा तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से करवा दूंगा। बाकी कमेंट कर देना आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, मैं कंप्लीट उस पर भी आप लोगों को बना दूंगा, ठीक? देखो यहाँ पर ये है, इसमें क्या किया गया 11 वाले में, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पर अभिराम और आबिराम और अभिराम के बीच में आप लोगों को संबंध पूछा है, सही अर्थ बताने वाले को। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बिना रुके या लगातार और सुंदर। आबिराम मतलब बिना रुके होता है, बिना रुके चाहे मतलब बिना रुके या फिर लगातार करते रहो किसी काम को, उसको अभिराम कहते हैं। और अभिराम मतलब होता है सुंदर। तो ये सभी इसका आंसर हो जाता है बी वाले का, ठीक? बी जो है 11 के का जो है आंसर हो जाता है पहले का बी। दूसरा जो यहाँ पर बात बात पर, बात बात जो है इसका बात बात, बात बात का जो है अर्थ, सही अर्थ क्या है? बात बात का अर्थ होता है वार्ता और हवा। देखो बात का अर्थ होता है जब हम किसी से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसको वार्ता बोलते हैं, वही बात हो गया। और वात इसको हवा बोलते हैं, वात को हवा बोलते हैं, तो यही इसका अर्थ हो गया असली में, वार्ता और हवा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यानी कि एक शब्द के जो है दो अर्थ लिखने हैं, वर का और द्विजे, जो है द्विज या फिर राग का, तीनों में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ लिखने हैं। यानी कि जो है इसका पर्यायवाची लिखना है, यूं समझ लीजिए कि एक वर्ड के दो अर्थ लिखने हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं वर का देखना चाहता हूँ, अगर वर का मुझे देखना है, तो वर मीन्स क्या होता है? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करोगे अगर उसका अर्थ निकालना है। वर वर मीन्स होता है क्या? दूल्हा। अगर मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो वर एंड वधु कहते नहीं है उसकी, मतलब वर एंड वधु, तो वही हो गया मतलब कि दूल्हा और दुल्हन, ठीक है? तो इसका जो है एक हो जाएगा दूल्हा। और अगर वर मीन्स दूल्हा भी होता है, इसका मतलब वरदान भी होता है, वर का मतलब वरदान भी होता है, अगर आप लोग को ध्यान हो। और अगर मान लीजिए द्विज का आप लोग लिखना चाहते हो, द्विज का,
तो द्विज का होता है ब्राह्मण और पक्षी, ठीक? ब्राह्मण और पक्षी हो जाता है। और राग का, यानी कि अगर आप लोग राग के बारे में देखते हो तो इसका मतलब हो जाता है प्रेम और संगीत, अगर दोनों अर्थ देखना चाहते हैं तो। गा वाला देखते हैं, इसमें गा वाले में क्या लिखा गया है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो। देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर नहीं भी दे सकता है कि जो ईश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता हो या विश्वास नहीं करता हो, ठीक है? तो जो ईश्वर में विश्वास करता है वह आस्तिक हो जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक हो जाता है। यहाँ पर आप लोग ना से लेकर के रिलेट कर सकते हो कि अगर आगे ना लगा है तो वह ईश्वर को मानने वाला नहीं है, और आस्तिक है तो वह ईश्वर को मानने वाला है, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे वाला, गा वाला। तो यहाँ पर है जानने की इच्छा रखने वाला। अब जानने की इच्छा रखने वाला यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझने के लिए हो जाता है। यहाँ पर काफी बच्चे कुछ गलती ऐसी कर देंगे कि यहाँ पर वो लगा देंगे आगे, यहाँ पर वो जानने की इच्छा रखने वाला इस क्वेश्चन को जो है जिज्ञासा लगा देंगे, लेकिन जबकि जिज्ञासा इसका सही आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है जिज्ञासु। यानी कि अगर यहाँ पर ये वाला ना लिखा होता, मान लीजिए ये वाला ना लिखा होता या रखने वाला ना लगा होता, ठीक है? देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रखने वाला ना लिखा होता तो फिर इसका सही आंसर यही होता जिज्ञासा। यानी कि जिज्ञासा वह होता है जो जानने की इच्छा होती है, उसी को जिज्ञासा बोलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में वो चीज होती है कि उसमें बहुत ज्यादा जानने की इच्छा रहती है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर उसका राइट आंसर जिज्ञासु हो जाएगा, ना कि जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दो वाक्यों का शुद्ध प्रयोग कीजिए। हिंदी में दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर दो वाक्यों को जो है शुद्ध करके लिखना है, और यहाँ पर दो ही आप लोगों को लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला ये है कि उसने तीन पुस्तकें खरीदा। अब उसने तीन पुस्तकें खरीदा, इससे कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता है, समझ में आ जाएगा कि हाँ उस क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उसने तीन पुस्तकें खरीदा नहीं, यहाँ पर उसका जो शुद्ध उत्तर होगा वह उसने जो है तीन पुस्तकें खरीदी, ये इसका सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। उसने तीन पुस्तकें खरीदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है यह लिखा गया है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। अब कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, यहाँ पर यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत है। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, तो यह इसका जो है इसमें कुछ बहुत ज्यादा शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर यह शुद्ध ही है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है अगर वह शुद्ध, उसका आंसर क्या होगा? जैसे मेरे कृपया मेरे सामानों को ध्यान रखना इस तरीके से बोल दिया, तो उसमें गलत थोड़ी है कुछ, कुछ गलत तो नहीं लग रहा है इसमें। अब तीसरा वाला देखते हैं कि मैं भोजन कर लिया हूँ। मैं भोजन कर लिया हूँ, अब यहाँ पर हो गया कि मैं भोजन कर लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत लग रहा है कि अगर यहाँ पर ये होता कि मैंने भोजन कर लिया, तो यह थोड़ा और सही होता है ना। मैंने भोजन कर लिया है, तो यह थोड़ा सा और सही होता। अब चौथा वाला देखते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। अब यहाँ पर ये है, अगर देखो बहुवचन है ना यहाँ पे, जैसे एक वचन दो द्विवचन है, तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ रही है नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए केवल स्त्री होगी तभी यहाँ पर रही है लगेगा, अन्यथा यहाँ पर रही है नहीं लगेगा। तो अगर दो लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर आप यह कहोगे कि एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं यहाँ पर रहेगा, रही है नहीं रहे हैं होगा। हो गया ठीक। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख करके ले लीजिएगा। ये जो जो सभी हैं, इतना ही आप लोगों को तैयार करना है। आप लोगों को 6 7 नंबर 8 नंबर यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 8 नंबर मान करके चलिए, 6 नंबर यहाँ से हो गए और ऊपर ये 2 नंबर, 7 8 नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहीं से। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो यहाँ पर वीर अथवा करुण रस के लक्षण यूं उदाहरण लिखिए। अब वीर रस और करुण रस, इसका जो है सबसे पहले आप लोगों को अस्थाई भाव, संचारी भाव सभी याद होने चाहिए। देखो, करुण रस का डिफिनेशन क्या होता है? जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से सम्मिलित होकर के वर्णित होता है, तो उसे वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है। और वीर रस का जो परिभाषा है, वीर रस में क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है शोक, नहीं नहीं, वीर का अस्थाई भाव होता है साहस। ठीक है, तो साहस हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जब सम्मिलित होता है, वर्णित होता है, तो उस वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का होता है शोक, जो मैंने बताया कि शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से वर्णित होता है, तो वहां पर जो है करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को उदाहरण भी लिखना है, तो आप लोग उदाहरण जो है तैयार कर लेना। अगर यह सभी आप लोग इसका डिटेल सोल्यूशन चाहते हो तो मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा कि हाँ, कमेंट कर देना, मैं उस पर जो है कंप्लीट आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।
13 नंबर ये है कि अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु पत्र लिखिए। ये सभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ किस तरीके से आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लेना, मैं जो पहले भी आप लोगों को इस वीडियो को मेंशन कर चुका हूँ। तो अपने मोहल्ले में नालियाँ साफ करते हुए यानी कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। यहाँ पर लेटर आप लोगों को आता है, 6 नंबर फिक्स कराता है। लेटर आप लोगों को तैयार होने चाहिए, कंप्लीट और अच्छे से आप लोगों को लिख कर के आना है। 14 नंबर ये है कि निम्नलिखित में एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का या अकेले देता है आप लोगों को। 9 नंबर भाई इतना समझो कि फ्री में आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। अच्छे से लिख लिख देना बेहतरीन तरीके से। आप लोग को 9 नंबर से 8 नंबर तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। स्वच्छता अभियान यानी कि जनगण मन कल्याण ये हो गया। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और निवारण और बढ़ती जनसंख्या एवं रोजगारी की समस्या, जीवन सदाचार का महत्व, मेरे प्रिय कवि। देखो मेरे प्रिय कवि वगैरह नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है प्रदूषण के उपाय और उसके बाद बढ़ती जनसंख्या की समस्या। यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करें, यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहा पूरा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। आप लोगों को जो है मैंने डिस्कस कर लिया इस पेपर को। इस पेपर में आप लोगों के जो है कितने एमसीक्यू सही में कमेंट करके बताइएगा। तो और देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो पे व्यूज जाने का कोई मतलब चाहे इतना व्यूज जाए, लेकिन आप लोगों को जो कंटेंट है इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोगों को तैयार करना ही करना है। तो चलिए फिर, अगर आज वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कमेंट शेयर जो भी आप लोगों को अच्छा लगे कर देना। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।